साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी झारखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग झारखंड के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई हैं, जो भी विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग अध्यायवार कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतिहास के तहत जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्रों एवं एक पौत्र का कत्ले आम किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपका लेफ्टिनेंट हडसन ने। मई में दिल्ली में विद्रोह के प्रकोप का अंत जो है अंग्रेजों द्वारा मुगल शासन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे जाने के साथ हुआ। 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया और 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया। अगले ही दिन बहादुर शाह के दो पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त को लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ लिया तथा दिल्ली के गेट के पास खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे कौन? तो जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु, ये अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये जो है 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक मुगल राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें किंग मेकर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने, जो सैयद बंद थे, इन्होंने फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला तथा मोहम्मद शाह को शासक बनाया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? सर आयरकूट। सर आयरकूट। देखिए, जुलाई 1780 में हैदर अली ने अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट को हैदर अली के मुकाबला करने के लिए दक्षिण भेजा। ठीक है, तो यहीं पर इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। आगे चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी सर्वप्रथम जो है डच लोगों ने प्रारंभ की थी। सन 1602 में डच मतलब पोलैंड संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन था? तो ये थे आपके पुर्तगाली। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्यों के संबंध में जो प्रश्न है। पहला है इसमें, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। तथा धार्मिक राजधानी क्या थी? देखिए, राजनीतिक राजधानी आपकी लाहौर थी, परंतु धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, खड़क सिंह। ठीक है, देखिए, महाराणा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकर चकिया मिशल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा, जिसे अफीम खाने की आदत थी। अगला प्रश्न है कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो यहाँ पे 4 लक्षणों में से देखें तो इसमें जो सी वाला है उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया था। देखिए, सन 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था तथा गवर्नर जनरल के अधिकार का विस्तार बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर भी कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सभी सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 1793 के इस चार्टर एक्ट का सबसे विशिष्ट तत्व यह था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदू एवं मुसलमानों की स्वीकृत सामाजिक गतिविधियों को भी मान्यता एवं स्थान प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा तथा विधि आयोग और विधि सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को बंद है 1773 के एक्ट के द्वारा किया गया था, जबकि विधि आयोग का जो प्रावधान है ये आपका 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इन चारों में से बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था
इजारेदारी व्यवस्था स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद लागू की गई। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जो आपकी इजारेदारी व्यवस्था थी, नहीं ये रैयत वाली जो व्यवस्था थी आपकी, इसको इसका जन्मदाता माना जाता है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के अतिरिक्त यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। अगला है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा देने की या दर्जा की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा दर्जा की घोषणा की थी? तो कब की थी? 1929 में। 1929 में। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1929 में भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। इस घोषणा का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को खुश करना था। अगला है भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल में और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसान से लगान वसूलने और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली रकम को स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण वाले मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में, जिसमें सीधे किसान मतलब रैयतों से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का लगभग 51% भूभाग सम्मिलित था, मतलब भूमि सम्मिलित थी। कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? तो देखिए, चाय, कॉफी, सोरा का होता, परंतु अफीम का उत्पादन नहीं होता था। अफीम का, देखिए, अफीम का उत्पादन ब्रिटिश काल के शुरुआत में होता था, किंतु आगे चल करके इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी सैनिक विद्रोही सैनिकों ने इन्हें अर्थात फिरोज बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में बगावत की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। ये सहायक संधि जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहता है, ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए, जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने सन 1798 ईस्वी में वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। ज्ञातव्य कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1802 ईस्वी में तथा मैसूर तथा तंजौर ने 1799 ईस्वी में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में, ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय राज्यों ने या नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 का रहता है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारतीय शिक्षा को व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी बनाए जाने के कारण, मतलब इसके बनाए जाने के कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है, दो सूचियां हैं, लेखक और कृति। इनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, बताना नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बीजी तिलक, गीता रस बीजी तिलक की लिखी हुई है। द आइडियल ऑफ ह्यूमिटी द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये अरविंदो घोष की है। द यूनिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यू टोए की है। अगला है, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी? तो लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब जो है, ये सर सैयद अहमद खान की थी। सर सैयद अहमद खान की। एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था? तो द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से किया था। लॉर्ड सॉन्ग के नाम से। एनी बेसेंट एक महान समाज सुधारिका, महिला कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध लेखिका, थियोसोफिस्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष
अध्यक्ष थी। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग नाम से किया था। आनंद मठ के लेखक कौन रहे? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है। आनंद मठ में ही जो वंदे मातरम आपका जो गीत है इसी में प्रकाशित हुआ था। अगला है निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ये लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोह संबंधी लेखों को छपने से रोकना था। इसलिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में यह अधिनियम रद्द कर दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर.सी. दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके राइटर है आर.सी. दत्त हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, मूक नायर के राइटर कौन है? या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। यंग इंडिया के महात्मा गांधी हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल के गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, बल्कि फिरोज शाह मेहता हैं। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। इंडियन मिरर के देवेंद्र टैगोर हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो ये पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में प्रारंभ किया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा सन 1550 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है संगठन और संस्थापक में? देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक महात्मा गांधी नहीं थे। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने इसकी स्थापना 1936 में की थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने, रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारिक, मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, ब्रिज किशोर और महादेव देसाई भी शामिल थे। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो चंपारण में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? चंपारण में 1917 में। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार केरला वाले इलाके में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार जिले में 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला मुस्लिम काश्तकार थे। मोपला काश्तकारों का आंदोलन लगान और बेदखली को लेकर के शुरू हुआ था। अगला है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो इन चारों में से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से? सनातन आदिवासी महासभा से, तो इन चारों में से थेबल ओराव का संबंध जो है सनातन आदिवासी महासभा से है। थेबल ओराव ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों में सुधार का प्रयत्न किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। कहाँ पर की थी? लखनऊ में की थी, जिसका बाद में नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को तथा सचिव जो है एन.जी. रंगा को बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार हमें इसको क्रम से लगाना है। तो देखिए, इन चारों में बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, इसमें से यदि आप देखें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1852 में होती है। 1852 में। इसके बाद आप देखें, सबसे पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन आएगा 1852, फिर इंडियन लीग की स्थापना 1875 में।
1875 में होती है। ठीक है। इसकी स्थापना कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसके बाद आपका आता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मुख्य सहयोगी आनंद मोहन बोस थे। फिर मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में होती है। ठीक है। किसने किया था? बी राघवाचारी, आनंद चार्लू तथा जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, तो इसके संस्थापक थे। तो इस प्रकार से क्रम है, यदि आप देखें, सबसे पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन आएगा, फिर आपका इंडियन लीग आएगा, फिर इंडियन एसोसिएशन आएगा, फिर मद्रास महाजन सभा आएगा। तो 1432 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। किसे? भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि आपकी दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने 1867 में 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, 1886, 1893 और 1906 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर की थी? तो ये कहाँ पर की थी? लाहौर में। लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 में। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में 1886 में। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो सही है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला है, 1927 ईस्वी की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो देखिए, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में मतलब भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चार घटनाक्रम यहाँ पर दिए गए हैं। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, माल्य मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो देखिए, यहाँ पर आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 का है। ठीक है। फिर लखनऊ समझौता, इसके बाद आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो ए के बाद आपका क्या आ जाएगा? डी आना चाहिए। फिर इसके बाद आपका देखिए, मार्ले मिंटो सुधार कब का है? 1909 का, तो सी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? लखनऊ समझौता 1916 में, तो ये बी आएगा। तो ए डी सी बी होना चाहिए, ए डी सी बी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सारे विकल्प गलत हैं, ए डी सी बी होगा। आगे चलते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने 1916 में चलाया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला है, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र, जतिननाथ बनर्जी तथा वारेंद्र कुमार घोष ने किया था। स्वदेश बांधो समिति, ये जो स्वदेश बांधो समिति बी ऑप्शन वाला है, इसका गठन वारिशाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 ईस्वी को किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913 में। ठीक है। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाखड़ा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का जो रहता है का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो इसका संबंध जो है प्रफुल्ल चाकी के साथ था, प्रफुल्ल चाकी के साथ में। तो देखिए, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किया था। दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड बच जाता है और मिस्टर कैनेडियम की पत्नी और पुत्री मारी गई थी।
तो देखिए इसमें पकड़े कौन गए थे? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने खुद को गोली मार ली थी। अगला है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि चौरी चौरा स्थान पर जो आपका 4 फरवरी 1905 को जो घटना होती है, हिंसक आंदोलन हो गया था इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन जो था, ये राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट 1919 लाने का प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। रॉलेट एक्ट को काला एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इसके विरोध में मुंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। कौन थे? जोड़ा नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग थे। महात्मा गांधी, देखिए, जोड़ानांग और रानी गडिनल्लू ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों को एकजुट किया। जोड़ानांग ने नागाओं को ईसाई धर्म से के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए हेरका आंदोलन चलाया था। हेरका आंदोलन। रानी गौडिन्यल्लू ने अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ये कहाँ चलाया था? मणिपुर से चलाया था। ठीक है, मणिपुर से। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को वर्तमान मणिपुर के तोमंगलांग जिले में हुआ था। इन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और 1993 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1993 में गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था इन्होंने 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। ठीक है, तो इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नौसारी के दांडी तक 12 मार्च 1930 को यात्रा का प्रारंभ करते हैं, जो 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो इस नमक आंदोलन में जो है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है आपका, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। कब? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। अगला है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? अंग्रेजी महाराज कौन थे उस समय? जॉर्ज सस्टम थे। कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, जॉर्ज सस्टम 1936 से लेकर 1952 तक ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज सस्टम भारत के अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ के पहले प्रमुख थे। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी सिकंदर हयात खान ने। किसने? सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 ईस्वी को पारित किया गया था। सिकंदर हयात खान पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1921 ईस्वी में सिकंदर हयात पंजाब की विधायक के लिए निर्वाचित हुए, जिसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर हयात ने एक बार कहा था कि पहले मैं पंजाबी हूँ, तब एक मुस्लिम हूँ। अगला है, माउंटबेटन योजना, जो कि जून 1947 में आती है, ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्कृति की थी? तो कहाँ पर की थी? सिंध में, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इन तीनों जगहों पर लोक निर्णयार्थ या कह सकते हैं जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले में। आगे बढ़ते हैं, किसकी असफलता के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता या की विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वराज के स्थान पर विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट का दर्जा या स्टेट का प्रस्ताव था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की आह्वान किया और मुंबई के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अगला सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार गठन की घोषणा की थी। कब की थी? तो इसकी घोषणा इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस स्वयं राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो ये रोका गया था 1779 में। 1779 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहता है। कॉर्नवालिस संहिता
इसके द्वारा और जो अन्य कार्य किया गया था कार्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टरों की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई थी। अगला है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तावित किया जिसके द्वारा विभिन्न समुदायों में भारतीय में व्यवस्थापिका में पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई? तो ये था आपका रैमसे मैकडोनाल्ड ने। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा इन्होंने 16 अगस्त 1932 को की थी। इस पंचाट के द्वारा मुस्लिमों के साथ साथ अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इसी संदर्भ में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसका कार्यकाल 1845 से 1855 रहता है। डलहौजी को भारतीय इतिहास में सबसे महान गवर्नर जनरलों में से एक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थायित्व देने में उसका बहुत योगदान रहा है। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, इसने जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था। आगे चलते हैं। निम्न से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड से रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था? तो थॉमस रॉबर्टसन को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे प्रशासन, संगठन और प्रणाली की जांच के लिए इंग्लैंड से बुलाया गया था। इनकी अध्यक्षता में गठित आयोग ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। अगला है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो ये लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना तथा शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर उन समस्याओं को दूर करने के तरीके तथा पद्धतियां सुझाना था। अगला है, रियासतों के वर्गीकरण के संबंध में। पहला है, बगाहत रियासत का ब्रिटिश में विलय कब होता है? तो बगाहत रियासत का ब्रिटिश में विलय जो है आपका 1850 में होता है। 1850 में लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत बगाहत रियासत का 1850 में ब्रिटिश में विलय होता है। इसके अतिरिक्त 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर और 1853 में जो है झांसी का विलय होता है। इस व्यक्तिगत नीति के कारण भारतीय राजा भयभीत हो गए। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। अगला है, निम्न से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, कंपनी शासन के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। अगला है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था क्या? इसे पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। पूर्ण स्वराज दिवस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया तथा रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। इस तारीख का महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया तथा इस दिन को गणतंत्र दिवस घोषित किया। अगला है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। निम्नलिखित को 4 चीजें हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आएगा CR फार्मूला आएगा। ये जुलाई 1944 का है। ठीक है, तो 1 हो गया। इसके बाद आपका आएगा गांधी जिन्ना बातचीत। गांधी जिन्ना बातचीत कब होती है? 1944 में। एक चीज ध्यान रखिए, CR फार्मूला आपका जुलाई 1944 का है और गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 का है। तो 1 के बाद 3 हो जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन जो है आपका आता है कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को आता है। जबकि बेबल प्लान कब का है? बेबल प्लान जो है आपका जून 1945 का है। तो देखिए, तो इसके बाद क्या जाएगा? बेबल प्लान आएगा। बेबल प्लान मतलब 4 जून 1945। फिर कृष्ण मिशन आएगा 26 मार्च 1946 को, तो आपका 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 डी ऑप्शन। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार
खान को, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो है आपका 1962 में होता है, 1962 में हुआ था, ठीक है, मध्य 1962 में। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और लगभग एक माह तक चलता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय विदेश नीति जो पंचशील पर आधारित थी वो प्रभावित होती है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है घटना और तिथि के संदर्भ में? ब्लैक होल की घटना जो होती है आपकी 20 जून 1756 में होती है। प्लास्टिक का युद्ध 23 जून 1757 को होती है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होती है। परंतु देवगांव की संधि जो है वो 17 दिसंबर 1818 को नहीं होती, बल्कि देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को होती है। तो यहाँ पर आपका डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत जो है ये कौन करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों के स्वायत्ता दी गई और केंद्र के स्तर पर दोहरी, कह सकते हैं दोहरी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका कि भारत में पहली बिजली रेलगाड़ी किस रास्ते पर चली थी? तो यह जो है पहली बिजली रेलगाड़ी जो है बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर तक चली थी। पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 को बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर तक चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि किस प्रख्यात कवि की संग्रहित रचना है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इन्हें इसके लिए 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत जो है वो सर हैरी बर्नेट लम्सडेन ने की थी। सर हैरी बर्नेट लैम्सडेन ने की थी दिसंबर 1846 में। दिसंबर 1846 में। देखो, दो लोग इसमें शामिल थे, सर हैरी बर्नेट लम्सडेन और विलियम स्टीफन राइक्स हडसन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है संगठन और संस्थापक में? ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक महात्मा गांधी नहीं बल्कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो पहला वाला गलत हो गया। आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय, फारूक के सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री के पोर्शन को कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।